गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे बिगिनर मेन सेफ्टी प्रोफेशन के लोग होते हैं, उनके लिए हमको बात करना आज कि उनको क्या-क्या ऐसा क्वालिफ़िकेशन और क्या-क्या लेके चलना है। आज सैटरडे है, हम सैटरडे इवनिंग है, हम चलते हैं अपने सेफ्टी मैनेजर से बात करते हैं उनके उस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है एज़ अ सेफ्टी ऑफिसर, एज़ अ सेफ्टी सुपरवाइज़र, एज़ अ सेफ्टी मैनेजर क्या-क्या रिक्वायर्ड होता है, उसके रिगार्डिंग हमको बात करना। चलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। सर अभी मेनली बात करना था अपने को कि सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर का क्या जॉब रोल्स होता है प्लांट के अंदर और इसका क्यों रिक्वायरमेंट होता है प्लांट्स में, मेन इस पे बात करना था। देखिए, जो भी प्लांट है या फिर आपका साइट है, वो सेफ रखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ नॉर्म्स रूल्स है। इसके लिए सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है साइट के ऊपर। सर मेनली क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर्स या सेफ्टी सुपरवाइजर्स का। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो फर्स्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसका मिनिमम आपको बीएससी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट चाहिए, चाहे साइंस से चाहे या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से। साइंस से बीएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये कोर्स चाहिए। तो एकेडमिक में ग्रेजुएशन साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। सेकेंड, जो उसका डिप्लोमा है सेफ्टी का चाहिए, वो किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से या फिर टेक्निकल बोर्ड से। सबसे बेटर होगा कि आरएलआई या सीएलआई से करे तो सबसे टॉप प्रायोरिटी है। अगर आरएलआई सीएलआई से नहीं करता है तो किसी या तो टेक्निकल बोर्ड से या फिर कोई यूनिवर्सिटी से। टेक्निकल बोर्ड में कौन सा है, जैसे बहुत सारे गुजरात में है, गुजरात स्टेट टेक्निकल बोर्ड, एमएसबीटी है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इससे कर सकता है। या फिर कोई यूनिवर्सिटी से, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है कोर्स कराता है जो यूजीसी और एसीटीसी ग्रांट है, उससे कर सकते हैं। तो बेटर होगा आरएलआई सीएलआई से करे, और या फिर अगर वो नहीं कर सकता है तो टेक्निकल बोर्ड से करे या फिर किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकता है। सेफ्टी का डिप्लोमा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा, या फिर एडवांस एडीएस, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये दो कर सकता है। अभी सर आज के दिन में जो अभी बहुत सारा इंस्टीट्यूट छोटा छोटा बहुत सारा खुला हुआ है, जैसे अभी आप देखेंगे पटना में, जमशेदपुर में, रांची के अंदर, हैदराबाद में, बहुत सारे ऐसे लोकेशन में, मल्टीपल लोकेशन में छोटे छोटे इंस्टीट्यूट ट्यूशन टाइप से खोले हुए हैं और उनका सर्टिफिकेशन लेके लोग जॉब के लिए निकलते हैं, जो 12th के बाद ज़्यादातर बच्चे निकलते हैं। तो उससे उसका क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड हो सकता है आगे नहीं नहीं उनके नहीं लिए नहीं ग्रो नहीं क्या होगा। नहीं, उसमें मैं एक क्लियर कर दूं। अभी बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर का, या फिर जो बिगनर है जो सीख रहे हैं, अभी 12 पास किए हुए हैं, वो सेफ्टी ऑफिसर के फील्ड में, सेफ्टी के फील्ड में आना चाह रहे हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर बनना या सेफ्टी ऑफिसर बनना, तो क्लियर सी बात है कि वो सारे इंस्टीट्यूट सब कोई वैल्यू नहीं उनका। वो ट्रेनिंग करा के अपने से सर्टिफिकेट प्रिंट करके देते हैं, जिसका कोई भी कहीं पे वैल्यू नहीं है। मैं सीधे से एक ही बात आपको बताया कि या तो टेक्निकल बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से कोर्स ये है, या फिर सीएलआई आरएलआई से करे लड़का, तो वो किसी भी रिप्यूटेड कंपनी में या इस कंपनी के लिए वो एलिजिबल है। बाकी छोटे मोटे कंट्रैक्टर रख सकता है 12 पास पे, या फिर आपको वो टाटा जमशेदपुर वाले पे, लेकिन दिक्कत क्या आएगा कि उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और एज ए कंट्रैक्टर में, एज ए सुपरवाइजर जिंदगी भर उसको रहना पड़ेगा, है ना? मतलब उसका कोई भी ऐसा आगे फ्यूचर कुछ ऐसा ब्राइट नहीं दिख रहा नहीं कि दिखेगा, आगे नहीं बस। दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो अगर इंस्टीट्यूट से करके आता है तो उसको प्रोग्रेस करने का, ग्रो करने का उसका चांस नहीं रहेगा। उस ज़िंदगी भर सुपर जाएगा और छोटे किसी कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर में ही वो काम कर पाएगा। इसके लिए ये सब करना ज़रूरी है ना? तो मेनली जब कोई रिकॉग्नाइज या फिर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से करना ज़्यादा बेहतर होगा बेहतर बच्चों के होगा, लिए। बेहतर। अभी मेनली ज़्यादातर क्या हो रहा है सर कि बहुत सारे केसेस में लोग आरएलआई सीएलआई तक तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो एमएसबीटी वगैरह से करके निकल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऑयल सेक्टर में या गैस सेक्टर में वहाँ पे निबोश आयोस इस टाइप के कोर्सेज का ज़्यादा ये हो रहा है सर। तो उसका क्या है निबोश आयोस के लिए। देखो आप, निबोस कोर्स है ना, निबोस है, आयोस है, या इंटरनेशनल सारे डिप्लोमा एल गैस से रिलेटेड, वो सारे अपने इंडिया में तो ठीक है। अगर आपको गल्फ कंट्री, मिडिल ईस्ट में जाना है तो आपको निबोस करना ही पड़े, निबोस आयोस ये सब करना पड़े, चाहे आईडीप करना पड़े, इंटरनेशनल डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, वो सब करना पड़े। और एल गैस फील्ड के लिए ये जरूरी नहीं कि इंडिया में ये अभी उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास निबोस आयोस है और आपके पास ग्रेजुएट साइंस इंजीनियरिंग फील्ड से है, और आप एडीएस या पीडीएस किए हो, तो आपको बहुत टॉप प्रायोरिटी मिलेगा। अच्छे अच्छे कंपनियां जैसे रिलायंस, एल&टी, सीमेंस, अफकॉन्स, बहुत सारी अच्छे अच्छे कंपनियां हैं जिसमें आपको टॉप प्रायोरिटी मिलेगा और आपका पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा।
सर अभी मेनली जो लोग वर्क करने के लिए आ रहे हैं, बिगनर्स जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए मेन ऐसा कोई मैसेज हो जो कि वो लोग पहले क्वालिफिकेशन क्या लेके बेहतर तरीके से आ सकते हैं, उनके लिए क्या ऐसा मैसेज रहे जो कि ज़्यादा बेहतर हो? सिंपल सी बात है, उनको पहले अगर वो कर सके तो इंजीनियरिंग करे, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग करे, या फिर वो नहीं कर सकते तो मिनिमम बीएससी करें, और किसी भी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे छोटे डिप्लोमा कोर्स है, वो डिप्लोमा कोर्स करके एक बार एंट्री करें कंपनी में, और वो जॉब करते हुए वो पढ़ सकते हैं, आगे अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। अभी मेनली सर आप आरएलआई और सीएलआई के बारे में बता रहे थे। आरएलआई और सीएलआई का क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या करना होगा? देखो, आरएलआई सीएलआई के लिए पहले तो अगर आप ये किए हो, आप ग्रेजुएट साइंस या ये से है, इंजीनियरिंग फील्ड से वो है, प्लस आपको मिनिमम 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और सीट लिमिट होने के चलते आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और उसमें से आप पास होते हो तो आपको एडमिशन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका उसमें मिनिमम अटेंडेंस 90%, 85 से 90% चाहिए, तो ही आपका आगे का वो आप पढ़ पाओगे उसमें। मैंने आरएलआई के लिए या सीएलआई के लिए CLI, जो RLI के लिए। तो सर अभी जैसे कोई बहुत सारे जो है अलग अलग तरह का, जैसे इंडिया में बहुत जगह इंडियन फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, या फिर BOCW एक्ट के तहत जो हो रहा है, तो इन दोनों का क्या ऐसा डिफरेंट है और क्या चेंजेस है इन दोनों में? BOCW देखो, BOCW बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, वैसा जगह जहाँ पे आपको खुले ग्रीन फील्ड है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहाँ पे आपको BOCW एक्ट लागू होगा, BOCW एक्ट 1996, ठीक है। और जहाँ पे ऐसा कोई प्लांट प्रोमाइसिस है जहाँ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस एरिया में फैक्ट्री एक्ट लागू होता है 1948। अब है कि हर एक स्टेट का अपना रूल्स है, और रूल्स एक्ट एक ही है, चाहे BOCW फैक्ट्री एक्ट हो, लेकिन अलग अलग स्टेट में जाके रूल्स थोड़ा चेंज हो जाता है। लगभग सब कुछ सेम रहता है, थोड़ा चेंज रहता है सेक्शन और उसके चैप्टर्स। तो मेनली सर बिगनर्स के लिए हमारा सवाल था, इसके लिए तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सर। ओके। चलिए।